नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेशेश बाबा में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। मेंस में इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एक मॉडल आंसर किस तरह इकोनॉमी में हमें लिखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी सबसे बड़ा सिलेबस है। ठीक है, पूरा यूपीएससी के सिलेबस में देखें तो इकोनॉमी का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसने सारा कुछ कवर कर दिया है। इतना बड़ा सीवीएस सिलेबस आपको ना यूपीएससी में मिलेगा ना स्टेट पीसीएस में मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप किसी सब्जेक्ट पर अगर फोकस करेंगे तो इकोनॉमी पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिस्ट क्या क्या फॉलो करनी चाहिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे वीडियो में। पेपर जो आपका 5 हो गया इकोनॉमी, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। टोटल मार्क्स 200 होंगे। 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, मतलब 40 नंबर इसमें हो गया। तो 160 नंबर आपको सब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। 160 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन लिखने होंगे और एक क्वेश्चन के 40 नंबर होंगे। ठीक है, टोटल जो आपका इकोनॉमी सेक्शन है 4, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है ना, क्योंकि बाकी मैंने आपको पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आप कुछ सेक्शन को स्किप करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इकोनॉमी में क्योंकि हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा, और इसलिए ये टफ बन जाता है। अगर इसमें भी ऐसा रहता कि कोई 2 सेक्शन से अटैम्प्ट करने हैं तब आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया इंडियन इकोनॉमी में, नेशनल इनकम से आया था 7 to 10 जेपीएससी में, और उसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन 11 जेपीएससी में। ठीक है, तो पहला मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर है जो हर बार एग्ज़ाम में आ सकता है, नेशनल इनकम वाला टॉपिक पूरा डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन आज तक नहीं पूछा है, इस बार मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, 11 जेपीएससी में पूछा गया था, और क्योंकि 11 जेपीएससी में पूछा गया था तो मैं कोशिश करूंगा इसी का आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर किस तरह का क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे हमें लिखना चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी उसी में हो गया। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडियन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, मेजर्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, रेनबो रिवोल्यूशन, WTO, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो मैं तो कहूँगा एग्रीकल्चर का आपको एक से एक नोट्स और मटेरियल मिलेगा मार्केट में। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा नोट्स यूपीएससी का मिल जाएगा, ये वो मार्केट में ऑनलाइन मिल जाएगा आपको सबको, गूगल में और यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। तो एग्रीकल्चर आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर आप अच्छे से करें तो इसमें काम आ जाएगा आपका, ज्योग्राफी में भी काम आ जाएगा, झारखंड में भी काम आ जाएगा, क्योंकि बेसिक फ्रेमवर्क तो सबका सेम रहता है एग्रीकल्चर का। चेंजेस क्या होते हैं, पॉलिसीज, स्कीम्स, सेंट्रल ने कुछ स्कीम चलाएं, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाएं, वो चेंजेस होते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गया, फिर पब्लिक फिनांस हो गया, इसमें नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस, पब्लिक रेवेन्यू, प्रिंसिपल, टाइप ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वैट। तो वैट पुराना हो गया तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूँगा क्या आपको एकदम डेडलीस्ट फोकस करना है तो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, नेशनल इनकम और इस बार के लिए इन्फ्लेशन, ये तीनों मुझे लग रहा चांसेस हैं। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, बजट से क्वेश्चन पूछा गया था 7 to 10 जेपीएससी में, अलग अलग टाइप ऑफ बजट हो गया। फिजिकल पॉलिसी हो गया, सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं तो फिजिकल रिलेशनशिप आपको इकोनॉमी में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये टॉपिक भी करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है इस बार पूछा जाएगा। उसके बाद ग्रुप बी में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसका इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इसी में आ जाएगा, HDI हो गया, GDI हो गया, GEM हो गया सब। रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी
ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप करके ही जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, 11 जेपीएससी में पूछा गया था इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन। डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशू पटे सोशली और इकोनॉमिक मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे ST SC रिलीजियस माइनॉरिटी, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स लाए हैं गवर्नमेंट ने उसको। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से आप कर लेते हैं तो इसमें काम देगा, झारखंड की इकोनॉमी में काम देगा, ठीक है। एक अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसे 2-3 जगह काम आए तो उसे आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 जेपीएससी में पूछा गया। फिर 11 जेपीएससी में फूड सिक्योरिटी पूछा गया, तो फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे आप। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तो सेम लिंक ही हो गया। 5 ईयर प्लान, ये तो आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तो पंचायती राज अच्छे से अगर आपने वहाँ कर लिया तो कुछ ऐड ऑन करके इकोनॉमी में भी लिख सकते हैं। ग्रुप C हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, तो इसमें तो आपको पता ही LPG पूरा बेस है। अगर आप LPG पढ़ते हैं तो यहाँ IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये हार्ड कोर मतलब चीज़ है जो सिलेबस आपको पढ़ना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अभी तक नहीं पूछा गया है, इस बार पूछ सकता है। ग्लोबलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ दिया है, तब भी आपको पढ़ना है। इशू ऑफ FDI एंड FAI, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मैंने कहा एग्रीकल्चर को पूरा आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, शुरू से अंत तक पूरा एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, मेजर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्री रिलेटेड हो गया पूरा आपका। उसका ग्रुप D हो गया इकोनॉमी ऑफ झारखंड, झारखंड का भी इकोनॉमी अच्छा खासा सिलेबस है, ठीक है, इकोनॉमी में आप देखेंगे तो। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी पूछ दिया किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसमें आपको ये दिखाऊंगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, किस तरह का उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, किस सेक्टर कितना कॉम्पोजिशन है। ग्रोथ इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा NSDP, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया। डेमोग्राफिक फीचर, ठीक है, डेमोग्राफिक फीचर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, ये सब फिक्स है। फिर लैंड फॉरेस्ट एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा झारखंड में, ठीक है, ट्राइबल एलिनिएशन जो हो गया। 5 ईयर प्लान झारखंड का स्ट्रेटजी जो था इसमें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये हो गया, ठीक है। तो झारखंड का इकोनॉमी का थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसका PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 JPSC में देखिए, शुरू से हम क्वेश्चन देखें। 6 JPSC में क्या पूछा गया था, पहला टॉपिक से डिस्कस इन डिटेल रिसेंट चेंजेस कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा गया पहला में। दूसरा डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में WTO क्या इम्पैक्ट है, 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करने थे। 7 to 10 में पूछा गया व्हाट इज नेशनल इनकम, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। दूसरा था राइट एन एसे ऑन बजट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ बजट, ठीक है। तो अगर आप नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा, मैंने इसी को अटैम्प्ट किया था 7 JPSC में, मुझे अच्छा नंबर मिला था इसमें इकोनॉमी में। उसके बाद ग्रुप B से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 6 JPSC में, डिस्कस वेरियस प्रोविजन इन द लेटेस्ट फूड सिक्योरिटी एक्ट सो दैट द एक्ट में रिड्यूस इनसिक्योरिटी अमंग लो इनकम पीपल, ठीक है, आपको दिखाना था कैसे इनसिक्योरिटी को कम करेगा। और हाउ इंक्लूजन इज मेजर्ड, इंक्लूजन को कैसे आप मेज़र कर सकते हैं। डू इंडियन डाटा शो इकोनॉमिक इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें हर सेक्टर का आपको बताना पड़ेगा, हर लोगों का, कि क्या इकोनॉमी इंक्लूजन आ रहा है। इसमें ऑक्सफैम का रिपोर्ट डाल सकते हैं कि हमारा जो कितना इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी, वो सबको। 7 to 10 JPSC में क्या पूछा गया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सप्रेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इट इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इलैबोरेट द स्टेटमेंट सेंटर टू स्टार्ट मेजरिंग ग्रीन GDP, ठीक है, ग्रीन GDP से क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन द इंडियन 5 ईयर प्लान, या फिर 5 ईयर प्लान के बारे में आप बताइए, तो इसमें मैंने इसको इंक्लूड किया था ग्रीन GDP को, ठीक है, क्योंकि 5 ईयर प्लान में पढ़ा था लेकिन कुछ डाटा स्केप हो रहे थे उस टाइम, लेकिन अगर आपने 5 ईयर प्लान को
आंसर लिखा और डाटा अगर आपको सब कुछ याद है, पूरा चार्ट, डायग्राम, ग्रोथ रेट सब कुछ, तो आपको इसमें अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप सी से क्या क्या क्वेश्चन आए थे 6 JPSC में? इन द लाइट ऑफ पैरामीटर यूज फॉर असेसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा कि आप इकोनॉमिक रिफॉर्म को नापने के लिए इंडिया में कौन कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, मतलब गलत है, सही है, क्या है। ठीक है, क्रिटिकली मतलब उसको अधिकतर नेगेटिव पॉइंट को ही हाईलाइट करना है। एग्जामिन द डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, व्हाट स्टेप आर बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव देम। ठीक है, तो ये आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 7 to 10 में क्या है? राइट एन ओवरव्यू ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, राइट द रिसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म विच आर डन इन इंडिया। तो देख रहे हैं आप, एग्रीकल्चर से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एग्रीकल्चर को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब है ग्रुप डी में क्या आया था? ग्रुप डी बोल, हाँ 6 JPSC में आया था, डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेप अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, डिस्कस द काउजेज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्री सेक्टर इन झारखंड, सजेस्ट मेजर फॉर अचीविंग हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्यों एग्रीकल्चर पे जोर दे रहा था। उस सेक्शन में ग्रुप सी में भी एग्रीकल्चर से आपसे पूछ लिया गया, ग्रुप डी में भी एग्रीकल्चर से, तो आपको कुल मिला के डाटा सेम ही डालने थे, कुछ कुछ पॉइंट बस चेंज करने। तो एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ लिया तो हर कुछ कवर हो जाएगा। 7 to 10 में क्या पूछा था? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डिस्कस ट्रेंड इन द डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर फॉर झारखंड। ठीक है, तो ये तो बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए आप दूसरा अटेम्प्ट करेंगे। मैंने दूसरा ही किया था। डिस्कस मेजर चैलेंजेस फेस बाय झारखंड इन द पाथ ऑफ एड्रेसिंग डेवलपमेंट कंसर्न। तो डेवलपमेंट कंसर्न में क्या क्या झारखंड के प्रॉब्लम है, तो पूरा प्रॉब्लम में बता सकते हैं कि माइनिंग कंसर्न्स हो गए और इंडस्ट्री जो उस तरह का नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, मार्केट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद 11 JPSC में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए तो वो देखेंगे हम। एक मिनट, ठीक। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेट प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, विच ऑफ दिस फॉलोड इन इंडिया। तो जैसे बोला कि दोनों में डिफरेंस बताइए, तो डायरेक्ट आप वहाँ से नहीं सुने करेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या मेथड होते हैं, बाकी जो मेथड उसको शॉर्ट में निपटाएंगे, फिर ये दो मेथड को डिटेल में बताएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ऐसे आप जो आंसर है फ्रेम कर सकते हैं। इंडिया इज करेंटली एक्सपीरियंस अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक्सप्लेन, डिस्कस चैलेंज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैंने यही आपका आंसर एग्जाम में लिखा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डू यू कंसिडर इंडियन इकोनॉमी एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रोमोट इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। तो मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ वाला क्वेश्चन को लिखा था। Explain the concept of food security. What are the flaws in Indian food security program? What policy measures have been taken by government to ensure food security for all? ठीक है, तो उसके बाद था व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रीफली डिस्कस द FDI पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें मैंने पहला वाला लिया था, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस आपको बताना है तो बहुत सारा डाटा डालना पड़ेगा करंट का, जो कि उस टाइम ध्यान नहीं था मेरे दिमाग में, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन 4 है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड सिंस 1991, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इन स्टेट। या फिर एक्सप्लेन द नेचर एंड काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड, व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय झारखंड गवर्नमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिंपल, ये आपको बोनस मिल गया। अगर आपको 3-4 चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो ये सब सही होगा। बाकी झारखंड में आप पॉवर्टी देख लेंगे, एग्रीकल्चर देख लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देख लेंगे, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ देख लेंगे, और झारखंड इतना बैकवर्ड क्या है, ये 6-7 क्वेश्चन अगर देख लेंगे ना, तो उसी के आसपास पूरा झारखंड का इकोनॉमी घूमता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया सोर्सेज। सोर्सेज क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है, तो अच्छे से देख लें और ये इसको आप फॉलो करेंगे। तो इकोनॉमी के लिए सबसे पहले क्लास 11 का NCERT करेंगे आप, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, NCERT कौन सा? इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, क्लास 11 का कर दिए।
फिर आप क्लास 12 का भी एनसीईआरटी करेंगे, जिस इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी कर लिया। लेकिन थोड़ा ये ना क्लास 12 का कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके जगह में मतलब एनसीईआरटी वाला कॉम्प्लिकेटेड है, तो तमिलनाडु बुक का आप जो है एनसीईआरटी यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तमिलनाडु जो है ना, उनका एनसीईआरटी बहुत ही सिंपल वे में होता है, थोड़ा डायग्राम वग्राम अच्छा मिलेगा, तो आप तमिलनाडु का बुक को फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या बुक आपका अवेलेबल है, तो श्री राम आईएएस का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। श्री राम आईएएस का नोट्स हो गया। फिर रमेश सिंह तो सब आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद स्टडी आईक्यू का भी इकोनॉमी का बुक अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद विज़न का आप मटेरियल ले सकते हैं, विज़न आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल, जो हर टॉपिक में वैल्यू एडिशन करके बताया रहेगा कि क्या क्या आपको उसमें कवर करना है। फिर न्यू इंडिया एक डॉक्यूमेंट आया था @75, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। बेसिक आपको अगर नहीं पता है तो यूपीएससी वाला का जो लेक्चर आता है कुछ कुछ यूट्यूब में, उसे आप देख सकते हैं, बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक भी मैंने यूट्यूब में शेयर कर दिया है। मुनुनाल सर के लेक्चर देख सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है करंट सिनेरियो इकोनॉमी में, तो करंट के लिए आप कोई भी एक यूपीएससी लेवल का मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। विज़न का, नेक्स्ट आईएएस का, किसी का भी मेंस 365 से डाटा निकाल सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट जो आपको चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट मस्ट है, ठीक है। इसे आप स्किप नहीं करेंगे, चाहे इंडिया में हो या फिर झारखंड में हो, ये कोर है इकोनॉमी का। इसे आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। सैम्पल नोट्स भी मैं डाल दूंगा किस तरह से आपको बनाने हैं, क्या बनाना है, तो ये बना लेंगे आप। उसके बाद आंसर लिखने में ना, मैं बाकी में जैसे आपको बोल रहा था हिस्ट्री ज्योग्राफी में ऐसे लिखना है, इकोनॉमी में आपका ना कंटेंट ज़्यादा मैटर करेगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पेज लिखने हैं। इकोनॉमी में अगर आप 5 से 6 पेज भी लिख दो ना तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको अधिक से अधिक कंटेंट डालना है। जैसे इस तरह का ग्राफ का परफॉर्मेंस आ रहा है, इस तरह का हो रहा है, आप देखते हो इकोनॉमी में इस तरह का ग्राफ बहुत हो गया। फिर इस तरह का पाई चार्ट, बार चार्ट आपने दिखा दिया, ठीक है। फिर सेक्टोरियल कंपोजिशन करके इस तरह का पाई चार्ट दिखा दिया, ठीक है। फिर इस तरह का आपने चार्ट अपना दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से इसमें आपको इस तरह का चार्ट और प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। एक सैम्पल आंसर मैं दिखा दूंगा अभी, जो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आंसर राइटिंग की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड? राइट फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंसस 2011। तो इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात की गई है, ठीक है। यही क्वेश्चन 11 जेपीएससी में आया हुआ था, ठीक है, एग्जैक्ट। थोड़ा सा आगे पीछे आया था, लेकिन इसके कंटेंट से आप उस आंसर को लिख सकते हैं पूरी तरह। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखिए क्या होता है कि जो आपकी औसत आयु है, ठीक है, एवरेज जो ईयर या एज है वो आपके फेवर में है। फेवर में कब होगा? जब जो एवरेज एज है किसी कंट्री का वो यूथ है, ठीक है। अगर आपके देश में 26 साल से 30 साल या फिर 25 से 30 साल के बच्चे ज़्यादा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके पास उस एज के लोग जो है, यूथ है, युवा है, उन्हें सही से अगर स्किल दिया गया, प्रोवाइड किया गया, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकते हैं, कंट्री का प्रोग्रेस हो सकता है। तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हो सकता है, ये डिज़ास्टर भी हो सकता है। ये जो युवा पॉपुलेशन अगर आपके देश में ज़्यादा है, डिज़ास्टर कैसे हो सकता है? अगर सही से आपने उन्हें शिक्षा नहीं प्रोवाइड की, स्किल प्रोवाइड नहीं की, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की, तो फाइनली वो देश के लिए एक बर्डन हो जाएंगे। तो ये सब पूरा एंगल हम कवर करेंगे। तो देखिएगा कितनी ब्यूटीफुली इस आंसर को लिखा गया है, ठीक है। According to United Nations Population Fund, demographic dividend means the economic growth potential that can result from shift in the population age structure, mainly when the share of the working age population क्या है आपका 15 से 64 is larger than the share of non working age population 14 and younger and 65 and older, ठीक है।
इतना परफेक्ट डेफिनेशन इंट्रो कहाँ मिल सकता है आपको। डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का मैंने कोटेशन डाल दिया है, ठीक है। इन अदर वर्ड इट is a boost in economic productivity that occurs when there are growing number of people in workforce related to the number of dependent। मतलब डिपेंडेंट का आपका संख्या कम हो गया और जो इकोनॉमी में कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका संख्या बढ़ रहा है। डेमोग्राफी डिविडेंड दो तरह का, मेरा यही स्ट्रक्चर होता है लिखने का इस तरह का। डेमोग्राफी डिविडेंड दो वर्ड से बना है, डेमोग्राफी प्लस डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफी किससे बना है, ग्रीक वर्ड से है। डेमोज मतलब पीपल और ग्राफो मतलब डिस्क्रिप्शन और मेजर, मतलब पीपल का मेजरमेंट करना, कितने लोग अवेलेबल है उनका मेजर करना, उसे ही हम डेमोग्राफी बोलते हैं। डिविडेंड मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर, अगर ओल्डर लोग ज़्यादा आ गए तो एक नया चेंज इन स्ट्रक्चर आ गया, अगर यंगर लोग आ गए तो नया चेंज इन स्ट्रक्चर आ गया, तो यही हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब पॉपुलेशन का मेज़र कर रहे हैं और उसमें जो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं उसका हम मेज़र करते हैं, वही डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया। Demographic dividend is the description or measurement of the change in the structure of population. It refers to the economic growth potential that can arise from a favorable demographic structure within population. अगर आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो फेवरेबल है तो उससे जो होने वाला ग्रोथ पोटेंशियल है उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, सिंपल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या हो गया, इट थ्रोज लाइट ऑन द चेंज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट एज कंसिक्वेंटली ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज बदलना, तो बर्थ रेट और डेथ रेट में जो चेंजेस होंगे तो डेमोग्राफी तो बदलेगा उससे, यही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गया। अब देखिए 3-4 केसेस है डेमोग्राफिक स्टेजेस या डेमोग्राफिक साइकिल। फर्स्ट केस में बी आर इक्वल टू डी आर, मतलब बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, ठीक है। हाई बर्थ रेट दोनों बराबर क्या होगा, तो हाई बर्थ रेट नो फैमिली प्लानिंग और हाई डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट भी आपका बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग नहीं है तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगा, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो ये डिजास्टर होता है। हाई स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी रहेगा। दूसरा स्टेजेस हो गया बर्थ रेट ज़्यादा है आपका और डेथ रेट कम है, तो बर्थ रेट हाई हो गया, फैमिली प्लानिंग नहीं है। डेथ रेट क्यों कम हो गया भैया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग मतलब इनिशियल से एक्सपेंड कर रहा है। तीसरा स्टेजेस हो गया बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट, ठीक है। लेकिन इसमें रेट ज़्यादा है लेकिन बर्थ रेट भी थोड़ा लो है और डेथ रेट भी लो है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंड करेगा लेकिन उस स्पीड से एक्सपेंड नहीं करेगा। ये इंडिया का केस है, देखिए एग्जांपल के साथ आप बता दिए कि ऊपर वाला अफ्रीका केस है, ये इंडिया का केस है। फिर आ गया बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, पहले भी हमने पढ़ा था बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, लेकिन यहाँ केसेस अलग है। यहाँ पे बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट है और दोनों कम है, बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। तो ये आपका हो गया इंग्लैंड वाले जैसे कंट्री में, ठीक है, लो स्टेशनरी स्टेज हो गया। स्टेज 5 हो गया बर्थ रेट स्मॉलर हो गया डेथ रेट से, मतलब डेथ रेट ज़्यादा हो गया, बर्थ रेट कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत सारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेज़र कर दिया, टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गया, तो उसके चलते ये स्टेजेस आता है। तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज हो गया, निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपको आज के डेट में जर्मनी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए बर्थ रेट डेथ रेट अगर दोनों हाई है, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये साफ दर्शा रहा है कि आपका जो इकोनॉमी है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। बर्थ रेट बहुत हाई है, डेथ रेट कम है, तो ये क्या बता रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट हमारा कम है जैसे इंडिया में, तो थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ हम कर रहे हैं। और बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, इसका मतलब आप डेवलप कंट्री को ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसे हमने लिंक कर दिया पॉपुलेशन ग्रोथ को, बर्थ रेट डेथ रेट को कंट्री के इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी से, ठीक है। उसका देखिए ये पीरियड हम दिखा रहे हैं, फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। ऐसे हम दिखा सकते हैं कि 1891 में हुआ था ऐसा, पॉपुलेशन हो गया, इधर ईयर हो गया, एक मिनट, ठीक है, हाँ 1891 से 1921 पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ था। फिर उसके बाद 1921 से 51 में पीरियड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छा खासा हुआ था। 51 से 81 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था, बहुत स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। फिर आपका 81 के बाद से पीरियड ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ विद साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ रहा लेकिन धीरे धीरे स्टेबल, ग्राफ आपका फ्लैट हो रहा, ग्राफ फ्लैट हो रहा मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा लेकिन धीरे 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 स्टेबिलिटी अटेन होगा। फिर
अगर हम आगे देखें इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। यही साइकिल है आपका पॉपुलेशन और फेजेस ऑफ पॉपुलेशन का, ठीक है, टाइम के साथ। अब आते हैं हम पॉपुलेशन पिरामिड। जहाँ भी आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात आए, आप भर भर के लाइन लिख दोगे तो इकोनॉमी नंबर कहाँ से मिलेगा? इस तरह का अगर आपने आंसर लिखा तो कौन एग्जामिनर है जो आपका नंबर काट देगा, बताओ? ऐसा कोई इसमें एंगल नहीं है जो छोटा है, सारा एंगल इसमें आपका कवर है, ठीक है। पिरामिड क्या होता है ना, पिरामिड में हम ये बताते हैं, एज पिरामिड इसे बोलते हैं। पहले डेफिनेशन यहाँ देख लीजिए। पॉपुलेशन पिरामिड या एज सेक्स पिरामिड, इट शोज द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री। पॉपुलेशन कंपोजिशन बताता है एक पार्टिकुलर कंट्री का, दैट इज डिवीजन इनटू वेरियस एज ग्रुप एंड परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जैसे इसमें क्या, चलिए इंग्लिश में लिखा दिया, मैं आपको आराम से बच्चा और लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसमें क्या है ना, एज ग्रुप के अनुसार आपका कितना, जैसे टोटल कंट्री है, ठीक, उसका परसेंटेज है, तो एज ग्रुप के अनुसार कितना जनसंख्या उसका है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ एज ग्रुप 05 बहुत ज़्यादा है यहाँ, ये थोड़ा धीरे 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 घट रहा, ठीक है। फिर यहाँ इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड हो गया। पॉपुलेशन पिरामिड इस तरह का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 30 से 40 साल वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इस एज में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बूढ़ों की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ इस एज में जनसंख्या ज़्यादा है। तो अलग अलग देश का अलग अलग आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाईली हाई, ब्रॉड इन बेस एंड नैरो इन टॉप, ठीक है। ब्रॉड इन बेस, यहाँ बेस देखिए, बेस बहुत ही चौड़ा है। बेस चौड़ा है मतलब जो यंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और ऊपर एकदम कम है, ठीक है। तो मतलब ऊपर के एज में पॉपुलेशन बहुत कम है, इसका मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, केनिया जैसे देश में होगा जहाँ बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन टीनेजर, यहाँ से यहाँ तक देखिए 40-50 तक लोगों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और ऊपर देखिए तो जनसंख्या कम है। तो ये हमारा इंडिया का केस है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं, कि इंडिया के केस में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बस हमें उसे यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ देखिए बर्थ रेट मतलब लो पॉपुलेशन वाला बहुत कम है, फिर इधर थोड़ा बढ़ा, फिर इधर भी जो टीनेज होते हैं उनका पॉपुलेशन कम हो गया, फिर ऊपर जो ओल्ड एज है उनका पॉपुलेशन बढ़ गया। तो इसमें कंट्रीज विथ लो बर्थ रेट मेक्स पिरामिड नैरो एट द बेस, मोर पीपल रिच ओल्ड एज, ठीक है। तो इसमें ओल्ड एज जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जापान में, आप देख रहे होंगे, इसलिए जापानीज़ गवर्नमेंट कई सारे स्कीम्स ला रही है कि आप इतने बच्चे पैदा कीजिए तो आपको ये इनाम दिया जाएगा, ये फ्रीबीज दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि उनका पिरामिड गड़बड़ा रहा है। अगर आपके देश में ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो देश में बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब कंट्री को चिंता होना चाहिए। तो एक पिरामिड सही है इंडिया का, थोड़ा सा नैरो में ऐसे करके बीच में अगर देखा जाए तो इस तरह का पिरामिड आपका ज़्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ पे ऐसे कम हो गया, फिर ऐसे वर्ल्ड एज पॉपुलेशन इस तरह का, ठीक है। तो ये इंडिया का लगभग ठीक है, थोड़ा सा बर्थ रेट में हल्का सा कमी आएगा, जो धीरे धीरे अभी टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम आ रही है तो इसमें भी कमी आ जाएगी, ठीक है। ये आपका देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट का हो गया ये ग्राफ, ठीक है, कैसे कैसे फर्टिलिटी रेट घट रहा। पहले आप देखो तो 1950 में 5.9 था, 1966 में 5.7 था, 1994 में 3.8 था, 2018 में 2.24 आ गया, 2005 में 3.14 था। तो फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी घट रहा। फर्टिलिटी रेट मतलब औसत एक कपल अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसे बताता है हमारा फर्टिलिटी रेट। तो घट रहा, तो फर्टिलिटी रेट घटेगा तो ऑब्वियसली हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ भी घटेगा। उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हम देख रहे हैं टाइम के साथ बढ़ रहा। 1950 मात्र 39 ईयर था, 66 में 46 ईयर था, 1994 में 59 ईयर था, आज के डेट में 69 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के हो गया है। डिपेंडेंसी रेशियो हम देखेंगे 1966 तक बढ़ते जा रहा, 31% था, लेकिन धीरे धीरे ये घट रहा। ये सब डायग्राम की है, एग्जामिनर ने अगर ये डायग्राम देख लिया ना आपका तो खुश हो जाएगा। Thus we see that the total fertility rate has declined, which is a positive sign. The life expectancy has increased and dependency ratio is also declining, which show demographic dividend increasing in working age population. ठीक है। Why India is in middle of demographic transition? ठीक है, इंडिया मिडिल में क्यों है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का? तो देखिए
फॉलिंग फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा, मीडियन एज बढ़ रहा, ठीक है। 2011 में 24 साल था, 29 साल था, अभी 2036 तक 36 साल हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो हमारा घट रहा, ठीक है। मीडियन एज अगर हम देखें तो इंडिया का 28 है अभी, चाइना का 37, यूएस का 37, वेस्टर्न यूरोप का 45, जापान का 49। तो मीडियन एज अगर आपका कम है तो आप इकोनॉमी को बहुत स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने उस तरह के एफर्ट लिए तो। इंडिया में देखिए 62.5% ऑफ द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 59 स्टिल इंक्रीजिंग। 65% प्रोजेक्टेड है कि 2036 में 65% पॉपुलेशन होगा जो 15 से 59 ईयर एज में होगा। दिस अवेलेबिलिटी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टार्टेड इन 2005-6 विल लास्ट इन 2055-56 में इसका फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये लास्ट कर जाएगा। तो गवर्नमेंट का यही टारगेट होना चाहिए कि 2050 तक इस जो यूथ पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका हम अधिक से अधिक यूज़ करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक अराउंड 2041 when the share of working age population expected to hit 59%, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो गया, यूटिलाइज प्रॉपरली तो बून फॉर इकोनॉमी होगा, अगर अनयूटिलाइज होगा तो डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इकोनॉमिक ग्रोथ हम अच्छे से कर सकते हैं, इंक्रीज लेबर फोर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज फिजिकल स्पेस हो जाएगा, इंक्रीज सेविंग हो जाएगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, राइज हो जाएगा हमारा वर्क फोर्स में, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सकता है, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। ये सब हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज। और क्या एडवांटेज है, लेबर सप्लाई बढ़ जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ डिपेंडेंट डिक्रीज हो गया, ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड बढ़ जाएगा, इंक्रीज फिजिकल स्पेस हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे क्योंकि स्किल बढ़ गया ना, रैपिड अर्बनाइजेशन होगा क्योंकि यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, काम के तलाश में वो सिटी की ओर जाएंगे, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग होगा, प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम प्रोग्राम लाइकली टू इल्ड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, राइज इन वर्कफोर्स हमारा बढ़ेगा। चैलेंजेस क्या क्या है, तो एसिमेट्रिक डेमोग्राफी, रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया, अनएम्प्लॉयबिलिटी हो जाएगा, लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर हो गया, जॉबलेस ग्रोथ हो गया, इनफॉर्मल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो बाकी नीचे हम थोड़ा एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे। एसिमेट्रिक डेमोग्राफी क्या है, तो द ग्रोथ इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी कंसंट्रेटेड इन सम ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका फ़ायदा हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, तो जो गरीब स्टेट है वहाँ पे मेजर चंक्स ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड होंगे, अनस्किल्ड लेबर फोर्स बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर HDI इंडेक्स का हम रैंकिंग कर देंगे। देखिए इसमें रैंकिंग किया हुआ है, तो ये सब डाटा आपको डालना पड़ेगा। इसमें यूनिसेफ का रिपोर्ट दिया हुआ है कि यूनिसेफ ने क्या कहा है। यूनिसेफ ने कहा है कि 47% ऑफ इंडियन यूथ आर नॉट ऑन ट्रैक ऑफ एजुकेशन स्किल रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट 2030, ठीक है। 50% आपकी जनसंख्या 2030 में जो स्किल चाहिए उसके लिए फिट नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी बढ़ जाएगा, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी हो रहा है, इसमें हम वो भी दिखा सकते हैं, रैंक जो इंडेक्स का रैंक है उसको इससे सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रैंकिंग हो गया, इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, सारा का डाटा हमको लाना पड़ेगा जिससे वो हो गया, जिससे हम इसमें इंक्लूड कर सके, ठीक है। इतना हमने प्रोज बता दिया, कॉन्स बता दिया। अब ये हम बता सकते हैं मेजर्स दैट कैन हेल्प इंडिया रिपीट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जिसमें इंडिया को उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इन्वेस्ट मोर इन चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट, चिल्ड्रेन और एडोलसेंट में हमें अच्छा खासा है उनके एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, हेल्थ में, सब में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इट नीड टू बी इंक्रीज, अभी भी देखिए 1% ऑफ GDP है तो उसको बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन में हमें जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे आप 3S कर सकते हैं, 3S, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो ये आपका पर्सनल इनोवेशन है, ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको खुद से देखना है, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं, रिफॉर्म आउटलुक टुवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर, 93% ऑफ वर्कफोर्स एब्जॉर्ब इन इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच नीड टू बी लुक्ड अपॉन। तो इनफॉर्मल सेक्टर में मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन आपकी काम कर रही है, तो उसे हम इम्प्रूव करें, उन्हें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे कि जॉब उनसे नहीं छीना जाएगा, जॉब छीना जाएगा तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसा देगी, हेल्थ के लिए उनका फैसिलिटीज़ होगा,
बिजनेस अगर खुद से शुरू करना है तो उसके लिए उन्हें फंड दिया जाएगा। इंक्रीज फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का हमने एग्जांपल दे दिया। फोस्टर फेवरेबल बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम लोग को बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट करना होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जैसे एग्जांपल क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एड्रेस करने का डाइवर्सिटी बिटवीन स्टेट, जैसे सदर्न एंड वेस्टर्न देखे होंगे आप, सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ईस्टर्न और नॉर्दर्न बैकवर्ड है, तो उस गैप को हमें फिल करना होगा। कंस्टिट्यूट अ हाई लेवल टास्क फोर्स अंडर द PM विथ मेंबर फ्रॉम पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फील्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ की मिनिस्ट्रीज को बढ़ाना होगा, ठीक है। इसके साथ ही बीच में आप स्कीम ले सकते हैं कि मतलब इस चीज़ को करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि ये स्कीम, तो क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम डाले, इसी में अगर आप डाल देंगे तो और कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे फोस्टर फेवरेबल बिजनेस, इसमें डाल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस किया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक कंटिन्यूसली बढ़ रहा, लास्ट ईयर ये था, अभी ये था, तो ये सब आप 2-2 लाइन इसमें डाल सकते हैं गवर्नमेंट का स्कीम, तो वेटेज और बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू माल्थस, देखिए यहाँ मैंने स्कॉलर का व्यू दे दिया। अकॉर्डिंग टू माल्थस, ह्यूमन पॉपुलेशन टेंडेड टू आउटस्ट्रिप ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस विच कीप्स द वर्ल्ड इटर्नली ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, ठीक है। इफ इंडिया हैज़ टू रीप बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन अपकमिंग ईयर, it is imperative that investment in social infrastructure like education, skill development and training and provision of health care facility need to be enhanced, otherwise डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम डेमोग्राफिक डिजास्टर। इस तरह से हम एंड कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट कंटेंट। आप पूरा ढूंढ लो, पूरा बुक, यूट्यूब चैनल, इधर उधर ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिल जाए एक टू द पॉइंट, तो फिर मुझे बताना। इसमें A to Z सब कुछ कवर किया हुआ है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका PDF आपको चैनल में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल में, PCS बाबा के। तो इतना मेहनत किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपना प्यार देंगे। कम से कम इसमें 500-1000 लाइक होनी चाहिए, ठीक है। इतना लाइक आपको करना है वीडियो पसंद आए तो।